सो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे E1 dt अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे L1 di1 प्लस M di2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे L1 d ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और इसी इक्वेशन को, ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, ऐसे ही अगर हमें इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा L1 I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस L2 I2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस M I1 I2। सो ये हमारा इंडक्टर्स पे EMF इंड्यूस कराने में इतना वर्क डन हो रहा है। अब हमें I1 L1 I2 L2 और M की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे 55 मिली जूल जो हमारा है वो आंसर आ जाएगा। सो 55 मिली जूल जो हमारा आंसर है जो नेट वर्क डन के लिए है। सो नेट वर्क डन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा विच इज 55 मिली जूल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लाइट disk made of aluminium is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disk will, so यहाँ पे disk will यहाँ पे कैसे देखेंगे? सो यहाँ पे पहले देखेंगे जो मैग्नेट है, सो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे जब डिस्क रोटेट करेगी, सो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीजिंग है, सो वो ट्राई करेगी कि इस तरह से फील्ड सेटअप हो कि लेंस लो फॉलो हो और फील्ड हमारी इंक्रीजिंग किसी तरह से हो जाए। सो यहाँ पे जो करंट, जो यहाँ पे स्क्वायर लूप बनेगा, सो ये जो स्क्वायर लूप बनेगा इसमें जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो हमें करंट पता है, फील्ड पता है। सो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके, सो हमारी जो मूवमेंट ऑफ डिस्क आ जाएगी वो अलोंग द मोशन ऑफ मैग्नेट आ जाएगी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। सो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। सो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and turns as negligible resistance as shown in the schematic figure. Its two ends are connected to wires and is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B0 parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of the angular momentum gained by the coil will be. So angular momentum gained by the coil कैसे निकालेंगे? So angular momentum क्या होता है? So यहाँ पे हमें टॉर्क का रिलेशन पता है कि टाउ इज इक्वल टू dl/dt होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। सो यहाँ से टाउ पहले हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क कैसे निकालते थे हम इस केस में मैग्नेटिज्म में? सो पहले हमें मैग्नेटिक मूवमेंट पता होना चाहिए। सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता था? m इज इक्वल टू NIA। सो टाउ जो हमारा होता था मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b जो जब हम करेंगे सो वो हमारे पास बन जाएगा NIA b बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 हो जाएगा। सो टाउ टी हमारा क्या है? इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था और चेंज कितने टाइम में हुआ? डेल्टा टी में। सो यहाँ पे जो L हमारा आ जाएगा BNIA डेल्टा टी। सो I डेल्टा टी क्या है? उस टाइम पे जो चार्ज हमारा डिस्चार्ज हुआ है, सो वो हमारा Q हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू BN, एरिया हमारा क्या है? पाई r स्क्वायर है उस सर्कुलर डिस्क का, और हमारे पास Q चार्ज है।
सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। सो ये हमारा डायरेक्ट बी ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के बना है। एक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें क्या है कि हमारा एक साइड से स्प्रिंग फिक्स रखा है ओरिजिन पे, और वहाँ पे हमारा और दूसरे साइड में चार्ज रखा है। सो अगर ये चार्ज ऐसे ही होता तो हमारी कोई फोर्स नहीं लगती, तो स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पे ओरिजिन पे डाईपोल रख दिया। सो डाईपोल की एक्सियल फील्ड की वजह से इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगी और इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा। सो हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डेल्टा की वैल्यू बतानी है। सो डेल्टा की वैल्यू बतानी है, सो कैसे आएगी? सो हमें पता है जो एक्सटेंशन होगा उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की होगी, और जो ये सिस्टम है साथ में इसकी के डैश पी क्यू बाई एल प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर रेट डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे सो ये हमारे पास ये बन जाएगा, और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। और जब हम डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो हमारे पास जो ये बन जाता है, जो ये बनता है वो हमारे पास इस k की वैल्यू आती है। सो ये हमारा k की वैल्यू कैसे आएगी, k। सो पहले फर्स्ट हमें डी यू बाई डी एक्स एट इक्विलिब्रियम पे जब देखेंगे तो हमारा k एट स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम पे था, सो के एल हमारा इज इक्वल टू था, के एल हमारी जो स्प्रिंग फोर्स थी वो इज इक्वल टू थी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स थी हमारी। सो उसके बाद क्या हुआ, सो उसके बाद हमने जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई तो हमने k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पहले के एल में जो रिलेशन आएगा और फिर k की वैल्यू इस रिलेशन को k की फॉर्म में जब चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 3k बन जाएगा। सो नेट जो सिस्टम का k बन जाएगा वो 4k बन जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी एज अ फ्रीक्वेंसी जब इसको पुट करेंगे सो 1/2 पाई रूट 4k बाय एम हो जाएगा। सो रूट 4 का 2 बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल और 1/पाई रूट k बाय एम बन जाएगा। सो यहाँ से ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी में जो डेल्टा था 1/डेल्टा, वो डेल्टा हमारा पाई है। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 आ जाएगी। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू 3.14। सो यहाँ पे 3.14। सो अगर हमारी ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिखते तो यहाँ पे 2 पाई होता और हमारी वैल्यू आ जाती 0.5। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में वैल्यू आ जाती 0.5 और इस केस में आ गई है 3.14। सो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह है जो हमने सिलेंडर और स्फेरिकल शेल वाला किया। इसमें भी हमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है डिस्क पे, और हमने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने स्फेयर से उसको इनक्लोज करना स्टार्ट किया है। सो एक तो हमारे पास लार्ज स्फेयर में इनक्लोज कर दिया जिसमें पूरी डिस्क इनक्लोज हो जाती है। सो उसका जो फ्लक्स है वो फाई नॉट है, और एक हमारा r/4 तक की जो स्फेयर है वो डिस्क को इनक्लोज कर पा रहा है, उसका हमारा 5 फ्लक्स है। दोनों फ्लक्स की रेशो निकालनी है। सो सिंपल सी चीज़ है, इसमें हमें Q इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना है। सो Q इनक्लोज इन फर्स्ट केस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू जो हमारा फ्रैक्शनल एरिया है, सो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा Q नोट आ जाएगा। सो Q नोट हमारा फर्स्ट केस के लिए जब हम 0 से R तक इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारा फुल जो चार्ज आ जाएगा Q नोट वही आ जाएगा। अब चार्ज इनक्लोज बाय सेकेंड स्फेयर में इसी एरिया को हम 0 से r/4 तक इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 से r/4 तक करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। सो जो सिंपल फ्लक्स जो हमारा होता है वो होता है Q/एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो जो Q फाई नॉट बाय फाई की रेशो होगी वो Q नॉट बाय Q की भी रेशो होगी। सो यहाँ पे Q नॉट बाय Q हमें पता है, सो डायरेक्ट हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो 32/5 विच इज इक्वल टू 6.0